सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जॉब स्ट्रीम पे। इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं आगे के बात को। यहाँ दिया है सिंधु सभ्यता के नवीनतम स्थल। पहला है समचाना। तो समचाना, इसको मैं जूम कर लूँ, आसानी से दिखेगा आप लोगों को। यस, समचाना कहाँ है उस बात को देखते हैं। तो समचाना है हरियाणा राज्य में, 2017 में इसकी खोज हुई थी। वहीं कुणाल जो है नया नवीन स्थल है, हरियाणा में ही 2017 में ही इसकी खोज हुई थी। बालाथल राजस्थान में है, 2017 में खोज हुई थी। वेजलका गुजरात में है, 2016 में। वहीं बेताड़ गुजरात में है, 2016 में। और वहीं बात कर लें हम लोग, बेताड़ हो गया बिजनौर की, जो राजस्थान में है, 2015 में खोज हुई थी। हुलास मेरठ में है और 2008 में खोज हुआ था। यहाँ इस तस्वीर में देखेंगे आप लोग तो दिखेगा आप लोगों को सिंधु घाटी लोथल बंदरगाह। कलर चेंज कर लूँ मैं, ये कलर आई थिंक दिखेगा इस। तो यहाँ पे बहुत सारे साइट्स दिखेंगे, है ना। ये उसके बंदरगाह हैं, किसके, सिंधु घाटी के ये बंदरगाह हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग मोहनजोदाड़ो की जो नृत्यांगना है, पर्वतीय रूप, उसको देखते हैं, है ना। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के प्रकाशन में यह दावा किया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग शिव की उपासना करते थे। इसमें पद्मासन में बैठी आकृति को शिव एवं नृत्यांगना की आकृति को पार्वती बताया गया है। प्रथम बार किसी सरकारी मंच ने मोहनजोदाड़ो से मिली नृत्यांगना की इस आकृति को लेकर के ऐसा दावा किया गया, है ना। अब ICHR की ओर से ऐतिहासिक शोध के प्रकाशन हेतु शुरू की गई एक छमाही पत्रिका है, उसका नाम है इतिहास। तो छमाही पत्रिका इतिहास के अंक 2017 में यह दावा किया गया कि इसमें छपे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा के लेख में यह कहा गया है कि वैदिक सभ्यता के समय ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है कि उस समय लोग शिव की उपासना करते थे। वैदिक सभ्यता के पुरातत्व शीर्षक से प्रकाशित इस लेख के अनुसार पद्मासन में बैठी सिंह वाली आकृति भगवान शिव की है और इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जानवर उपस्थित हैं। साथ ही कुछ मानव आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। नृत्यांगा की मशहूर आकृति देवी पार्वती की है और आकृति की उपस्थिति में यह भी सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। हालांकि उनका कहना है कि 2500 ईसा पूर्व की मानी जाने वाली इस सभ्यता के विभिन्न कलात्मक अवशेषों में भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। और यह परिषद केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसी शीर्ष संस्था है। 5000 वर्ष पहले ज्ञात सुनामी से बचने का तरीका क्या था, उस बात को समझते हैं हम लोग। यहाँ दिख रहे हैं 2004 में हिंद महासागर में आए प्रलयकाली भूकंप के बाद आधुनिक विश्व ने प्रथम बार सुनामी को जाना और समझा। लेकिन करेंट साइंस जर्नल 2017 में यह दावा किया गया था कि, यहाँ पहले लोकेशन देख लीजिए, ये है पाकिस्तान का और धौलावीरा भुज, और ये है हम लोग का भूकंप वाला क्षेत्र, है ना, ये वाला। प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 5000 वर्ष पहले भारत में मौजूद हड़प्पा सभ्यता के लोग सुनामी को न सिर्फ जानते थे बल्कि इन विनाशकारी लहर से बचने की कला में पारंगत भी थे। उन्होंने समुद्र के बस से अपने शहर में चौड़ी दीवार बना रखी थी। यह रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी NIO की जो गोवा की संस्था है, उसने इसको जारी किया था। वहीं रिपोर्ट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने धौलावीरा शहर में कितना मीटर तक, 18 मीटर तक चौड़ी दीवारें बना रखी थी, है ना। जहाँ एक शहर स्थित था वह क्षेत्र गुजरात में है। इस दीवार के एक किले और ऊपरी शहर तथा निचली शहर में मौजूद होने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है हम लोग की। सुनामी लहरों के दीवार की बात करें तो शोधकर्ताओं के अनुसार उस समय धौलावीरा के लोगों को इतनी चौड़ी दीवार की ज़रूरत न तो बाढ़ से बचने के लिए थी और न ही दुश्मनों से, क्योंकि उस समय इन दोनों खतरों का अस्तित्व नहीं था। जबकि धौलावीरा के लोग जो थे, उत्तर में मानसर और दक्षिण में मनहार नामक 2 छोटी नहरें थीं। यह कच्छ केरन के झील से भी घिरी हुई थी।
वहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अनुमान के अनुसार 50 लाख लोग बसे थे यहाँ पे और इसके 8000 वर्ष पुराने होने का दावा किया जाता है। यह मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली अनुमानित क्षेत्रफल 12.6 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो ये एरिया काफ़ी, यहाँ ये वर्ष जो लिखा है वर्ष नहीं होगा, ये क्या होगा, वर्ग किलोमीटर था। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इसे 1842 में पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता चार्ल्स मेसन ने खोजा था। सुनामी की बात कर लें हम लोग तो सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भूकंप के बाद भारत समेत देशों को सुनामी ने अपने प्रभाव में लिया था। और वहीं शोधकर्ताओं ने वर्ष 2000 में पहले गुजरात के समुद्र तट पर 3.5 मीटर ऊंची उठी लहरों से टकराने के प्रमाण मिलते हैं। वहीं धौलावीरा की बात करें हम लोग तो धौलावीरा में कच्छ की खाड़ी है और अरब सागर के निकट था, इसलिए वहाँ समुद्र की छोटी भी हलचल का प्रभाव पड़ने का खतरा रहता था। यानी इवन छोटी सी भी लहर आए तो वो परेशानी का सबब बन सकती थी। इससे ऊंची लहरों के उठने की आशंका बनी रहती थी। अब धौलावीरा समुद्र से दूर है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 4000 वर्ष पहले समुद्र जल स्तर मौजूदा जल स्तर से अधिक था, इसलिए धौलावीरा इसकी सीमा में था। यह क्वेश्चन आता है मन में कि क्या हड़प्पा संस्कृति जो थी वैदिक थी? तो कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वेद वैदिक कहते हैं, लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बनी हुई बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में विशेषताएं ये नहीं पाई जाती हैं। प्रारंभिक वैदिक जन जो थे वो कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे, वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर व्यवस्था 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक बनी हुई थी, लेकिन ऋग्वेद का काल जो है 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहीं बात करें ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख मिलता है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूँ और तिल और मटर की जमी जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडा से परिचित थे, लेकिन यह लोग वैदिक लोगों को अज्ञात था। बाघ के साथ भी यही बात थी। वैदिक जन के मुखिया अश्व सवार होते थे। यही कारण है कि पशु का ऋग्वेद में 2215 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़ों की जानकारी शायद ही थी। हड़प्पियाई मृत्तिकाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेदों में यह घोड़ों की तुलना में महत्वहीन है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेखन का कला ज्ञात था और उनकी लिखाई को, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट अनुमान ही है, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंदू आर्य भाषा बोलते थे, जिनके भिन्न भिन्न रूप अभी भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। टेराकोटा फिगरिन। आग में पकी मिट्टी से बनी मूर्तिकाएं को टेराकोटा फिगरिन यानी मृण मूर्तिकाएं कहते हैं। इसका प्रयोग खिलौने व पूज्य प्रतिमाओं के निर्माण में होता था। ये प्रायः मानव व पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मृण मूर्तियाँ ठोस, जबकि पशुओं की मूर्तियाँ खोखली थी। आश्चर्य की बात है कि गाय की मृण मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं, जबकि हाथी, गैंडा, हिरन, मछली, घड़ियाल आदि का अंकन मिलता है। गाय का मत वैदिक काल से प्राप्त होता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वृषभ की मृण मूर्ति थी, जो शक्ति का प्रतीक और पशु कुबर वाला बैल का था। अब ये देखते हैं धार्मिक प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक है। योगी शिव योगीश्वर का प्रतीक है। ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक है।
तो महत्व क्या है उसको भी देख रहे हैं हम लोग। प्रजनन शक्ति का महत्व है इसमें। बैल जो है शिव का वाहन था, सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु था इस समय। वहीं बकरा की बात करें तो बकरा बलि हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला जानवर था, और नाग पूजा हेतु प्रयुक्त होता था। श्रृंग शिव के रूप का शोभा है। वहीं भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। बैल, बकरी व भेड़ की जो है बात यहाँ पे पशु बलि के घोतक हैं। वहीं कांस्य नर्तकी जो है नृत्य की परिकल्पना को बताता है। युगल समाधान जो है ये पति के साथ पत्नी के सती होने का प्रमाण देता है। हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर की अवस्था कैसी थी? तो नगरीकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य व पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। इनका काल मोटे तौर पर 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति को नगरीकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। इससे पहले संस्कृति को हड़प्पोत्तर बतलाया गया जाता था। अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों जैसे मूलतः ताम्र पाषाणिक थी, जिनमें पत्थर व तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इसमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान थे। अब स्वात घाटी की बात करें हम लोग तो स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति को उत्तरी छोर मान सकते हैं। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदुभांडों पर मिले कपड़े की छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के उत्तर हड़प्पा लोगों स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदुभांड पाए गए हैं उनमें आकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र भी पाए गए हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदुभांड जिसको बोलते हैं हम लोग पेंटेड ग्रे वेबर यानी PGW अवशेषों से सम्मिश्रित पाए गए हैं। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं थी। आमतौर पर सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट सूचक चित्राकृतियों का अभाव है। मृदुभांड की बात कर लें हम लोग तो मृदुभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे और इन पर अलंकरण के लिए काले रंग का इस्तेमाल होता था। मृदुभांडों पर हड़प्पा लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृदुभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए हैं। तो वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए हैं वे एक चिड़िया को दर्शाया गया है। तो चिड़िया है, ये चिड़िया है, चिड़िया, इसके मुंह में क्या है? मछली है। तथा नीचे लोमड़ी का चित्र है और यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाता है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक माना जाता है ना। पासा इस युग का प्रमुख खेल था और ये लोग योगासन भी करते थे। वहीं सिंधु सभ्यता का जो है उसको कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मोहनजोदाड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी देवदासी की कांस्य प्रतिमा जो धातु से निर्मित थी, इस युग में कांस्य का प्रयोग किया जाने का पता चलता है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि आर्ट 37 नाम दिया गया है। वहीं मोहनजोदाड़ो के नगर के HR क्षेत्र जो है HR एरिया से मानव प्रस्तर मूर्तियों को प्राप्त किया गया है। वहीं चंदुहाड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया था। कालीबंगा में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वहीं राखीगढ़ भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में मुहरे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो मुख्यतः चौकोर हैं। लोथल व देसलपुर से तांबे की मुहर मिली है। मोहनजोदाड़ो व लोथल से प्राप्त मुहर पर नाव का चित्र बना हुआ है। हड़प्पा, चंदुहाड़ो व तांबे यहाँ से हड़प्पा और चंदुहाड़ो से तांबे और कांसे की बैलगाड़ियों की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं आगे। आंशिक समाधान हड़प्पा और कलश समाधान मोहनजोदाड़ो का प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये मूर्ति पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। वहीं प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मुहर मूर्ति प्राप्त होती है। मोहनजोदाड़ो व कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ये दोनों स्थल वर्तमान गुजरात में है। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु क्षेत्र का जो है इलाका सिंडन कहा जाने लगा, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ शब्द है, जैसे इंडस, इंडन, इंडेन। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर के चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। और हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनके घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान से रानागुंडई से घोड़े के दांत, मोहनजोदाड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थिपंजर, मोहनजोदाड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थिपंजर का संकेत मिला है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में फर्दर हम लोग देखेंगे।